जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 11 भूगोल में पाठ 3 चल रहा है अपना अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत अपन ने हिमालय अपवाह तंत्र पूरी तरह पढ़ लिया है। आज अपन शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र, यानी भारत का जो प्रायद्वीप है उसमें कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं, वो उनका बहाव किस तरफ है, किस दिशा की ओर है, उनमें पानी पूरे साल रहता है या नहीं रहता, ये सब अपन पढ़ेंगे। प्लस प्रायद्वीप के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी मुख्य नदियां हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इन सब के बारे में भी अपन विस्तार से पूरा पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय जो तंत्र है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और प्रायद्वीपीय तंत्र का जो अपवाह है या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है उसका विकास कैसे हुआ। तो पहले अपन पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है वो हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है, क्योंकि प्रायद्वीप जो है वो भू आकृति जो है भारत में पुरातन भू आकृति यानी पुरानी जो भू आकृतियाँ हैं विश्व में उनमें से एक है भारतीय प्रायद्वीप। हिमालय जो है, हिमालय तो क्या हुआ कि जो भारतीय प्लेट है वो एशियन प्लेट के नीचे आ गई, उसके आने से वलन पड़ने के कारण हिमालय का विकास हुआ है। तो वो तो क्या है कि एक कालांतर की घटना है जिसके बारे में अपन बता सकते हैं, परंतु पुरातन जो भू आकृतियाँ हैं वो भारत में कौन सी है, प्रायद्वीप। तो हिमालय तो क्या है, हिमालय के अब ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि हिमालय की जो संरचना है, हिमालय का जो निर्माण कार्य है वो अभी तक बंद नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय प्लेट है वो धीरे धीरे एशियन प्लेट के नीचे धंसती जा रही है। तो इस कारण से हिमालय का जो धरातल है या हिमालय का जो निचला भाग है वो स्थिर नहीं है। इसी कारण वो जो पेटी है हिमालय की वो भूकंपीय पेटी है। जैसे जैसे वलन पड़ते हैं या कभी भी कोई भी हलचल होती है तो हिमालय क्षेत्र में क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। तो वहाँ जो हिमालय अपवाह तंत्र है उससे बहुत पुराना कौन है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब इसमें क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो प्रायद्वीप के अंतर्गत जो पश्चिमी घाट पर्वत आता है, ये आप इस तरह से देख सकते हैं, ये भारत का दक्षिणी भाग है और ये जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत क्या करता है कि ये प्रायद्वीपीय भाग हो गया, इसमें ये जो इधर वाली जो नदियां हैं वो किधर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, या अपन कह सकते हैं इसको दक्षिण पूर्व दिशा में। और इधर वाली जो नदियां हैं वो किधर गिरती हैं, अरब सागर में। तो ये जो पर्वत है पश्चिमी घाट पर्वत, ये क्या करता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ प्लस अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच में एक बाधा बन गई, तो ये जल विभाजक बन गया। नदियों को बांट दिया इसने कि इधर जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, इधर वाली अरब सागर में गिर रही हैं, बीच में आ गया पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत क्या बन गया, एक जल विभाजक बन गया बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में। किसके लिए, प्रायद्वीपीय भारत के लिए। उसके बाद में नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ बड़ी जो नदियाँ हैं, प्रायद्वीप में नदियाँ अरब सागर में भी गिरती हैं, बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, परंतु प्रायद्वीप में जो बहुत बड़ी नदियाँ बहती हैं जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी, ये सारी कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। परंतु दो प्रमुख नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं, ये नदियाँ गिरती हैं अरब सागर में। प्रायद्वीप पे बहने वाली जो नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ, अगर अपन उनकी विशेषताओं की बात करें तो उनमें दो नदियाँ अपवाद हैं, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। वो नदियाँ कौन कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि भ्रंश घाटियों में बहती हैं। कहाँ बहती हैं, भ्रंश घाटी में। कौन, नर्मदा और ताप्ती। और ये बड़ी नदियाँ हैं प्रायद्वीप की, परंतु गिरती कहाँ हैं, अरब सागर में। बाकी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। बड़ी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये नदियाँ सुनिश्चित मार्ग पे चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती। जो प्रायद्वीप पे जो नदियाँ बहती हैं या प्रायद्वीप की जो नदियाँ हैं वो एक निश्चित मार्ग के अंतर्गत बहती हैं, जबकि जो हिमालय पर्वत अपवाह तंत्र था उसकी नदियाँ अपन ने पढ़ी कि वो नदियाँ क्या करती हैं, मैदानी भाग में बहती हैं, उनका कोई निश्चित मार्ग नहीं है। जैसे ही पानी उनमें ज़्यादा हो जाता है अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती हैं, किसी दूसरे मार्ग से बहने लग जाती हैं। प्रायद्वीप में ऐसा नहीं है, ये नदियाँ निश्चित मार्ग पे चलती हैं, विसर्प ये बनाती नहीं हैं, निश्चित मार्ग के अंतर्गत चलती हैं। ये नदियाँ जलप्रपात बनाती हैं। हिमालय तंत्र की नदियाँ जलप्रपात नहीं बनाती, जबकि प्रायद्वीपीय तंत्र की जो नदियाँ हैं वो क्या बनाती हैं, जलप्रपात
बनाती हैं। ये नदियाँ 12मासी नहीं हैं। हिमालय तंत्र की जो नदियाँ हैं वो 12मासी हैं, इस तंत्र की नदियाँ 12मासी नहीं है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं वो मानसून पे निर्भर करती हैं। अगर वर्षा है तो इनमें पानी अधिक बहने लग जाएगा, मानसून नहीं है तो पानी इनमें कम हो जाएगा। तो 12मासी ये नदियाँ नहीं हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन। जो अपन ने पहले पढ़ा कि ये जो है नदियाँ वो किस तंत्र में चली जाती हैं? गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियाँ बन जाती हैं। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन। परंतु इनका जो उद्गम है वो कहाँ है? वो उद्गम है वो प्रायद्वीप में ही है। तो ये प्रायद्वीप का जो उत्तरी भाग है उसमें बहती हैं। और जो प्रायद्वीप का जो दक्षिणी भाग है उसमें प्रायद्वीप की बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं। वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब कहाँ बहती हैं? दक्षिणी भाग में और गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। ये नदियाँ भी बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, परंतु ये कहाँ मिल जाती हैं? गंगा नदी में मिल जाती हैं, गंगा नदी तंत्र में मिल जाती हैं ये नदियाँ। तो ये तो हो गया प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की विशेषताएं। अब अपन प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ, यानी कौन कौन सी नदियाँ उत्तर में बहने लगी, कौन सी पश्चिम में बहने लगी, कौन सी पूर्व में बहने लगी, ये विकास कैसे हुआ? तो ये विकास हुआ अति प्राचीन काल की 3 भूगर्भिक घटनाओं के कारण। उसमें पहली थी आरंभिक टर्शरी काल में प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का धंसाव। ये जो पश्चिमी पार्श्व था इसका थोड़ा धंसाव हो गया, यानी कुछ नदियाँ, छोटी नदियाँ वो कहाँ गिरने लग गई? अरब सागर में। हिमालय के प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप के उत्तरी भाग का अवतलन, ये जो उत्तरी भाग है प्रायद्वीप का, इसका अवतलन हो गया। इसी कारण से जो उत्तरी भाग की नदियां हैं वो किस में चली जाती हैं? गंगा नदी में चली जाती हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो हुई कि प्रायद्वीपीय खंड का उत्तर पश्चिमी दिशा से, यानी उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर झुक जाना, यानी नदियाँ जो हैं वो कहाँ गिरने लग गई? बंगाल की खाड़ी में। तो ये 3 प्रमुख घटनाएं हैं जिसके कारण प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास हुआ। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की विशेषता पढ़ने के बाद में अपन इसका थोड़ा सा मानचित्रांकन कर लेते हैं। प्लस एक चीज़ और कि जल विभाजक अपन ने अभी बात करी थी, तो भारत के जल विभाजक को अपन मानचित्र पे देख लेते हैं। कई बार क्या होता है प्रश्न में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा आ सकता है कि भारत का मानचित्र देके और इस तरह से एक रेखा बना दी जाए और पूछा जाए ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जल विभाजक, यानी कुछ नदियाँ भारत में अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो पहले तो ये जो रेखा है वो इस तरह से चल के आती है यहाँ से, और इसके अंतर्गत इधर का जो पार्ट है इसके अंतर्गत सभी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और इधर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। तो ये तो हो गया भारतीय जल विभाजक। ये भ्रंश घाटियाँ, इसके अंतर्गत नर्मदा और तापी नदी बहती हैं। तो इधर का जो भी पार्ट है वो सारा कहाँ गिरता है? अरब सागर में। और इधर जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ये हो गया जल विभाजक। अब प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? वो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और इधर अगर अपन आए तो केरल की एक प्रमुख नदी, छोटी नदी है, पेरियार है। और भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी नदी हैं, ये सब कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। इसके साथ में माही नदी है, साबरमती है, लूणी है, ये सब भी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो गई और इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो गई। और ये पूर्ण क्या हो गया? प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र या अपवाह तंत्र। और ये जो धारा बनी हुई, ये रेखा बनी हुई, ये रेखा क्या कहलाती है? जल विभाजक। ये एक काल्पनिक रेखा है और भारत में बहने वाली नदियों का जल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को ये अलग अलग बांटती है। इसके साथ में ही एक क्षेत्र और आता है जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो अंतःस्थलीय क्या कहलाता है? अंतःस्थलीय प्रवाह तंत्र या अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत क्या आती है? इसके अंतर्गत वो छोटी छोटी नदियाँ आती हैं मरुस्थल की, जो बारिश होती है तब तो चलती हैं, बारिश नहीं होती तो वो लुप्त हो जाती हैं। तो ऐसी नदियाँ जो किसी भी नदी या सागर में नहीं मिलती, वो नदियाँ किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं? अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं वो नदियाँ। और इस तरह से ये भारत का जल विभाजक हो गया। इसको आपको अच्छे से रीड करना है, इस मानचित्र का आपको अच्छे से अध्ययन करना है। इसके साथ ही आपको हिमालय अपवाह तंत्र का भी अच्छे से अध्ययन करना है।